से पढ़िएगा तब आप ये टॉपिक आपको ये समझाता है कि हम अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, लिविंग वर्ल्ड यही बताता है इस दुनिया में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए वो अलग अलग हैं और अलग अलग भी हैं वो। तो जहां पे अलग होता है, जहां पे डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। और चूंकि लिविंग वर्ल्ड में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, इसीलिए टर्म आया बायोडाइवर्सिटी। देखिएगा वो भी मेंशन है ना, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मेंशन है। तो हमारे सामने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने का मतलब इतने तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके जानने का चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? जैसे मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो जानते हैं पासपोर्ट बनवाने में भी आपको दो ऐसे लोग चाहिए, कम से कम दो ऐसे लोगों की गवाही चाहिए कि हाँ आप वहां रहते हैं, वो आपको जानते हैं, वो रेफरेंस के लिए चाहिए होता है। रीजन क्या है? आप जो बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में लोग होने चाहिए। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो आपके सपोर्ट में क्यों खड़े होंगे जब आपको जानेंगे? यानी हम ये बाय फोर्स है, मतलब ये हमारे समाज का हिस्सा है कि हमारे आसपास की चीजों से हम अवेयर रहें। आप जो जनरल नॉलेज की पढ़ाई करते हैं लोअर क्लासेस में ही सही, तो जनरल नॉलेज में आपको क्या सिखाया जाता है? ये है, ये है, ताकि आप जाने, आप अपने सराउंडिंग को जान सके, होता है ना, इसीलिए ना आपको बताया जाता है वो। उसी तरह से जब आप इतने तरह के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो आपको उनके बारे में जानना है। ये ह्यूमन नेचर भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कारण क्या है? हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जो आपको लगे कि ये आपके लिए दुश्मन है, आपको उससे नुकसान पहुंचता है, तो आप क्या कर बैठेंगे? मार डालेंगे उसको। जो आपके लिए दुश्मन है, दुश्मन का क्या करते हैं? हम लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन आप ये समझने के लिए कॉम्प्लेक्स रिलेशन है सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में। सभी ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे? वो इकोसिस्टम में समझ में आएगा, इसीलिए हर चीज को एक साथ नहीं बताया, सबको अलग अलग करके बताया है। होलिस्टिक व्यू हमको इकोसिस्टम पढ़ने से मिलता है कि देयर इज ऑलवेज ए फूड एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। या तो वो किसी का फूड है या फिर वो किसी का प्रीडेटर है। तो फूड और प्रीडेटर रिलेशनशिप होने से क्या होता है कि एक दूसरे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। और जब सभी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन अर्थ पे कंट्रोल में रहेंगे तभी अर्थ सबके रहने लायक बने रहेगा। नहीं तो क्या होगा? एक ही ऑर्गेनिज्म रहना शुरू कर देगा, दूसरे बाकी ऑर्गेनिज्म को हटा देगा क्योंकि उसका जगह वो चेक रहा है। पर ये उसका अनमाइंडफुल एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो इकोसिस्टम चल रहा है, ये जो अर्थ पे सन का एनर्जी एंटर करता है और फिर रिसाइकल होता है, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस रुक जाएगा। समझ गए? इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक चींटी और एक बंदर, वो भी आपस में जुड़े हुए। आप पूछिएगा ये कैसे होगा? देखिए, ज्यादातर चींटी क्या करती है, अगर कहीं पे भी फ्लेश का टुकड़ा रख दीजिए या शुगरी मटेरियल रख दीजिए, वो खा के खत्म कर देती है, उसका नेचर है। पृथ्वी पर एंट एक बहुत बड़ा कैराकेशियन है, मरे हुए चीजों को खा के खत्म करता है। तो अगर बंदर पनपा, बंदर तो हमारी तरह क्रिमेशन नहीं करते, उसका बॉडी पड़ा हुआ रहेगा, उसको डिकम्पोज कौन करेगा? तो ये इंसेक्ट्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे भी छोटे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इनके बॉडी को डिकम्पोज करके इनका जो मटेरियल है, जिन चीजों से ये बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, उन सब में कन्वर्ट करता है। तभी ये नए ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल बन पाएगा। नहीं तो एक में ही कैद रह जाएगा, दूसरा मटेरियल बनेगा कैसे? दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे? सो देयर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ये तो समझ में आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना होगा ना, तभी ना हम समझेंगे वो उससे कैसे जुड़ा हुआ है। दिस नेटवर्क इज देयर। ठीक है, तो ये तो हो गया इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आप अगर कहीं रहते हैं तो आप अपने
जान पहचान मतलब लोगों के साथ जान पहचान क्यों करते हैं? क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, वो अकेला कहीं जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसे किसी ना किसी बहाने किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी। आप सोचेगा हम बाहर जाके अकेले रह लेंगे, अगर वहां एक भी दुकान नहीं हो रहा के दिखाइए। अब दाल चावल पानी ये सब कहां से लेंगे? रह पाएंगे नहीं। अगर पहले से वहां ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो, फिर आपका खुद से रहना मतलब आप जंगल में रह रहे हैं अकेले। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको आसपास के लोगों से पहचान बनानी होगी ना, कि वो क्या करते हैं आप क्या करते हैं, तब ना कोई रिलेशनशिप बनेगा। उसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म आपके लिए बेनिफिशियल है तो कैसे, और आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो कैसे, ये जानना पड़ेगा ना। और तब जाके फिर हम हायर स्टडी करके ये समझ पाएंगे कि उसका नुकसान पहुंचाने वाले चीज का हम अपने लिए बेटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कोबरा टॉक्सिन, कितना खतरनाक चीज है। इफ समवन इज बिटन बाय कोबरा, बहुत कम चांसेस है कि वो बचेंगे, लेकिन कोबरा टॉक्सिन भी मेडिसिन की तरह यूज होता है। किसी को बिच्छू काट ले, कभी डंक नहीं मारा होगा, लेकिन अगर बिच्छू का डंक लग जाए, मतलब स्कॉर्पियो बाइट अगर हो, बहुत जबरदस्त दर्द होता है, पर उसके भी टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर लीच, लीच समझते हैं? जो लोग जमीन से जुड़े हुए उनको पता होगा, मिट्टी में पानी लगा हुआ रहता है, उस समय जब खेती करने या करवाने के लिए लोग जाते हैं तो पैर में जोंक चिपक जाता है, और वो क्या करता है, ब्लड सकर है वो, और जो चिपका हुआ रहेगा और आपके बॉडी से ब्लड उसके मुंह में एकदम नल की धार की तरह जाता रहेगा, धीरे 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 धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। रीजन क्या है? वो ऐसा सलाइवा में केमिकल रखता है जिससे आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो ब्लड एंटी क्लॉटिंग एजेंट वो रखता है, हिरुडुनिन उसको कहते हैं। और हम लोग उस हिरुडुनिन का इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसिन। अगर किसी को ब्रेन में क्लॉट हो जाए किसी कारण से, है ना, तो वहां तक हमारी पहुंच तो होगी नहीं, तो उस क्लॉट का डिसॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि क्लॉट जहां पे भी ब्रेन के ब्लड वेसल्स में बनेगा, आगे की तरफ ब्लड सप्लाई होने नहीं देगा। तो क्लॉट फॉर द बेटरमेंट है कि वहां से ब्लड लीक ना करे, ब्लड लॉस नहीं हो, लेकिन उसका बैड इफेक्ट ये होता है ब्रेन में कि आगे के सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ब्रेन डेड हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये ना हो, जब तक ब्रेन सेल जीवित हैं तब तक में ही क्लॉट को खोल दें। वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो ब्लड में क्लॉट डिसॉल्विंग मटेरियल डाला जाता है, वो जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां के क्लॉट को डिसॉल्व करता चला जाएगा। तो जो हमारे हार्मफुल मटेरियल्स हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं फॉर मेडिसिन पर्पसेस। इसलिए हर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के लिए कीमती है, और यही कारण है कि आपको सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। नॉट इवन ए बैक्टीरिया, नॉट इवन ए वायरस, नॉट इवन ए प्रोटोजोआ, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो, सबके बारे में हमें जानना है, ताकि हम उनसे ह्यूमन बीइंग के लिए बेटर इस्तेमाल करने का कुछ जरिया खोज सकें। समझ में आ गया? ये तो रिक्वायरमेंट है, तो नीड है। अब आगे हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इकट्ठे जानकारी कैसे लेंगे? आपको जैसे बुक में मिला भी होगा, 1.6 to 1.7 मिलियन स्पीसीज है, और पढ़ने के बाद आपको मालूम चला होगा वन स्पीसीज रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स 16 लाख to 17 लाख टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। टाइप्स, हम उनका पॉपुलेशन नहीं बता रहे। एक एक ऑर्गेनिज्म अगर 10-10 हजार भी हो, तो मल्टीप्लाई इट बाई 10,000, मिलियन से 10 बिलियन टर्म में चला जाएगा। तो आप सोच रहे हैं उतने ऑर्गेनिजम्स हैं, उतने ऑर्गेनिज्म के मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ही अपने आप को कंट्रोल रखे, कंटेंट रखे। तो 16 लाख से 17 लाख प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक के बारे में हम कैसे पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? छोटा सा किताब में जितना टेक्स्ट है उतना तो याद ही नहीं होता है। 16 लाख से 17 लाख ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी को याद रहेगा? इम्पॉसिबल। तो फिर
हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कैसे? जानकारी लेना तो जरूरी है, इसीलिए क्लासिफिकेशन है, इसीलिए टैक्सोनॉमी है और इसीलिए सिस्टमेटिक्स है। तो सिस्टमेटिक्स में क्या करते हैं? पहले क्लासिफिकेशन में सिंपल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के आधार पे उन्हें छांट के अलग करते हैं। जैसे ये बोलता चलता है एनिमल होगा, ये नहीं बोलता चलता है, ये चुपचाप एक जगह पर रहता है प्लांट होगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, सिंपल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद जब जाते हैं, यानी उसके डिफरेंट लेवल ऑफ और प्रॉपर्टीज को जब देखते हैं, तब आता है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में फिर ग्रुप, फिर बड़ा ग्रुप, फिर बड़ा ग्रुप, इस तरीके से करके हम लोग सजाते हैं, या बहुत बड़ा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, इस तरीके से करके सजाते हैं। दिस इज टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमिकल मतलब टैक्सोनॉमी प्रैक्टिस करते करते किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम समझ गए, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन समझ गए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश करेंगे कि दुनिया में कौन पहले आया, कौन बाद में। और ये कैसे होगा? इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन के दौरान सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म धीरे बढ़ते बढ़ते मल्टी सेलुलर हुए, फिर अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा। ठीक है, तो हम उनको उसी आधार पे अगर सजा दे तो एक लिंक मिलेगा ना, ये पहले है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ये हो गया सिस्टमेटिक्स। एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ए बिग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म and classifying or clubbing together similar kind of organisms in a similar or same taxa. Taxa is nothing but a group. एक जैसे बिहेव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप, एक टैक्सा में रखते हैं। फिर उस ग्रुप में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, तो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। ये लॉजिक है क्यों हम किंगडम जानने के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में बारी बारी से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद यही चीज पिछले क्लास में भी बोले थे। अब इसमें नेमिंग है, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिज्म का नाम। सवाल यह है कि ऑर्गेनिज्म का नाम हम अपनी भाषा में जो बोले दूसरी भाषा के लोग क्यों मानेंगे? क्वेश्चन है ना। बोलेगा नहीं कि आप अपनी भाषा को ज्यादा सुपर इम्पोज कर रहे हैं हमारी भाषा के ऊपर, हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसको यूनिफाई करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक एक्सेप्टेड मींस होगा। तब ये तय कैसे होगा क्या नाम रखा जाए? तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है ICZN, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाले प्लांट्स का नेमिंग करते हैं और जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाले एनिमल्स का नेमिंग करते हैं। और जनरली क्या होता है, जो खोजा पहली बार उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके नाम के साथ या जिस कंट्री में खोजा गया हम लोग नाम तैयार करते। तो ऑर्गेनाइजेशन ये जो ICZN है या ICBN है, उस तरीके से उन ऑर्गेनिजम्स के नाम सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर है कि उसको लैटिनाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लैटिन भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और बायोलॉजिकल साइंस में लैटिन भाषी लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत योगदान रहा। तो एक तो भाषा को जिंदा रखना और दूसरा उस महान भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना, ये दो चीज है। डेडिकेशन मत कहिए, ऑनर देना और उसको भाषा को जिंदा रखना। नहीं तो लोग भूल ही जाएंगे, जिस भाषा के लोग रहे नहीं उस भाषा को कौन बोलता है कि नहीं? जैसे हमारे पूर्वज जब जंगलों में रहते थे तो अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज कुछ हुआ होगा। आज हम जंगल में रहते नहीं, हम लोग नई नई भाषाएं सीख गए, अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। होता है ना, जब भी आप अच्छे फोरम पे जाते हैं तो आप इंग्लिश में ही बात करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे देशों में बोली जाने वाली भाषा है। तो उसमें हिंदी में बात कीजिएगा तो कितना ट्रांसलेटर आपको हर समय मिलेगा, है ना? तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे। तो बेटर है कि आप उन्हीं की भाषा को बोलने लगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप अपने मदर टंग को भूलते जा रहे हैं।
तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, जो भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे उस भाषा को कैसे कोई जानेगा। यही कारण है कि इन वर्ड्स को लैटिनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, इंडिया से इंडिका कर दिया, मैंजीफेरा इंडिका हो गया। मैंगो से मैंजीफेरा कर दिया। ठीक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिका कर दिया। तो ये सब जो एक टर्म इस तरह से एक कुछ वर्ड्स कुछ लेटर लगा दिए जाते हैं तो उनका उच्चारण लैटिनाइज हो जाता है। इसी को कहते हैं लैटिनाइज करना, लैटिन भाषा में बदल देना उसको। और पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल साइंस के लोग इस नोमेनक्लेचर को, इस नेम को फॉलो करते हैं, इसलिए इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। आप जापान में, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री में जाकर जिस नाम को आप बोलना चाह रहे हैं उस नाम को बोलिएगा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, तो उस कंट्री के जो लोग जो इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं वो ठीक समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? तो ये यूनिफॉर्मिटी आ गया। तो इससे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ नॉलेज में काफी आसानी हो जाती है। और आप ऑर्गेनिज्म को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सब समझ पाए ना कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए नोमेनक्लेचर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब रहा सवाल कि टैक्सोनॉमिकल टूल्स, मतलब हम जब पहली बार बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए फॉर एग्जांपल, तो उस समय हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इकट्ठा कैसे जानेंगे, है ना। तो फिर उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ पहले से स्पेसिमेन होने चाहिए जिसको देखकर हम समझे, जाकि जब जाएं बाहर में वाइल्ड कंडीशन में अगर वो देखे तो हम समझे अच्छा देखो वो ऑर्गेनिज्म हम देखे, वो ऑर्गेनिज्म देखे, तो पहचान पाए। पहचानना क्यों जरूरी है? पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप पता कर सके या आपको पता रहे कि इससे हमको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। अगर लॉस है तो इससे हम बचे कैसे। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है। अब पहली बार जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन ही देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना है, तो फ्रॉग पढ़ने के पहले फ्रॉग का क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और तब जाके उस एनिमल का स्टडी करेंगे। फिर आपको पता चलेगा अच्छा जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो प्रॉपर्टी ऐसे परफॉर्म करता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रीदिंग करता है, ब्रीथ करेगा ही, ऑक्सीजन लेगा, क्यों, एनिमल है, पहले ही पता है एनिमल है। अब ये ऑक्सीजन अपने बॉडी में एंटर कैसे कराएगा ये जानना होगा, तो उसके सिस्टम का स्टडी करेंगे तब तो समझेंगे कि ऑक्सीजन अंदर की ओर ले कैसे जा रहा है। अब एरोबिक है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये भी तो देखना होगा कि ऑक्सीजन तो ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालेगा। बात समझ रहे हैं? क्या सिस्टम है। फिश के बारे में जानना चाह रहे हैं तो फिश भी क्या है, एनिमल है, हम जानते हैं एरोबिक है। पर क्या आपको लगता है ऑक्सीजन जिस तरीके से फ्रॉग लेता है उसी तरीके से फिश लेती है? सिस्टम अलग है ना। ये कैसे पता चलेगा? जब फिश का एनाटॉमी पढ़ेंगे तब ना। फ्रॉग जिस तरीके से ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है, जैसे ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्या ह्यूमन भी उसी चीज को फॉलो करता है? कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो फ्रॉग और ह्यूमन में डिफरेंस क्या रहता है? कहीं तो डिफरेंस है। तो जब ह्यूमन का स्टडी करेंगे तब पता चलेगा अच्छा ह्यूमन कैसे आया, ये चीज किसको छोड़ दिया और कौन सा सिस्टम रखे हुए, उस सिस्टम में और क्या डेवलपमेंट किया। दिस इज सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन यू आर स्टडिंग। और तब जाके 12th में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसीलिए सिस्टमेटिक स्टडी है आपके सिलेबस। 11th में थोड़ा सा अप एंड डाउन है ना, अदरवाइज 12 में सारा कुछ सिस्टमेटिक है, सब एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए। This is the reason why we are very much interested to learn the living world. We should be aware of what kind of organisms are around us. This is the logic behind it. समझ गए?
उसके बाद हार्डकोर क्लासिफिकेशन में तो अगले चैप्टर से बताया ही है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कैसे है, कौन कैसे है, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, किन बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं। हम जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ेंगे, किसी टैक्सा को पढ़ेंगे, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब तो लॉजिक समझ में आया कि बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है इसमें, इस टॉपिक का जिस्ट क्या है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अब बोलिए, जो आप बुक पढ़े होंगे उसमें कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वर्ड जो आपके पल्ले न पड़ा हो, अब आप पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग को देखना चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये जो चैप्टर है वो डील करता है कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे एक दूसरे से अलग करके बांटा गया। और जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन बीइंग का इनहेरेंट नेचर है कि सबके बारे में जानना। तो सबके बारे में जानने में आप क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए का सिक्का है, तो सबको एक साथ रखेंगे कि आपका नेचर होगा, अरे 1 रुपए वाला कितना है हमको पता तो रहे, तो सब 1 रुपए अलग कर देते हैं, 2 रुपए अलग कर देते हैं, 5 अलग, 10 अलग, 20 अलग करते हैं ना। किसी के पास 15 रुपए का भी सिक्का है नहीं ना, चलिए अच्छा है। तो तो सब सिक्कों को अलग करके क्यों रखते, छोटा बच्चा भी करता है। इसका मतलब ह्यूमन का ये बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर है, फंडामेंटल नेचर है, ये तो एग्री करते हैं। तो जब वही नेचर लेके इंसान बड़ा होता है और ऑर्गेनिज्म की स्टडी की ओर चलता है, तो ऑर्गेनिज्म को भी तो अलग करेगा। ये कैसे बिहेव करता है, इसका नेचर इस तरह का, ये कैसे बिहेव करता है, इसका नेचर इस तरह का, करेंगे ही। और इसी वजह से ये जो इवोल्यूशन करें क्लासिफिकेशन का इतिहास है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले से चल रहा है। यानी आज अगर 2025 सन 2025 है, यानी आज से 2025 साल पहले जीसस का बर्थ हुआ। बीसी और एडी लिखा जाता है ना, एडी आफ्टर डेथ, तो ये सब एडी है। और बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट, बीसी लिखा रहता है। तो 384 बीसी से लेके 300 समथिंग बीसी तक एक पृथ्वी पर बहुत ही बुद्धिमान मानव आए थे, वो थे एरिस्टोटल। और आप जो भी ब्रांच ऑफ नॉलेज खोलिएगा, क्या आप सोशल साइंस देखिए, क्या आप ज्योग्राफी देखिए, क्या आप साइंस देखिए, क्या आप लिटरेचर देखिए, हर फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन। और आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग उसी कंट्रीब्यूशन को हम लोग आगे आज भी उसी तरीके से फॉलो करते हैं। हाँ, हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, दैट इज अनदर थिंग, हम नई चीजों को जान रहे हैं, पर फंडामेंटल जो है, जिस आधार पे, जिस डायरेक्शन में वो लेकर गए थे, उसी डायरेक्शन में हम लोग आज भी चल रहे हैं। एरिस्टोटल तो बायोलॉजिकल साइंस में पीछे कैसे रहे, तो बायोलॉजिकल साइंस में भी उनका कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने ही सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा, एक था प्लांट और एक एनिमल। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट को बांटा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये चलता फिरता नहीं है, और एनिमल को किस बेसिस पे बांटा, ये चलता फिरता। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस समय आपके पास कहां इतने डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ नहीं था। क्राइस्ट के पहले हम लोग तो खानाबदोश की तरह लगभग थे, है ना। ज्यादातर सिविलाइजेशन तो उस समय धीरे धीरे पनप ही रहा था। पूरे अर्थ पे सब जगह पे ह्यूमन बीइंग थोड़े राज करता था। आज ना हम लोग नए नए लोकेशंस पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं रहने लायक है, आइलैंड पे ही अपना घर बना के रहने लगता है। पहले ये सब पॉसिबल था, आज हमारे पास बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हम पूरे अर्थ का नेविगेशन कर सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए क्या था कि उन्होंने सिंपल ऑब्जर्वेबल मेथड यूज किए, और उसके आधार पर देखा कि जो मूव कर सकता है उसको एनिमल कह दिया, जो नहीं मूव करता
फोटोसिंथेसिस पता नहीं, पता था कि नहीं, नहीं पता होगा। तो उस समय मतलब जो एक जगह रह रहे हैं उन्हें वो प्लांट कह गए। तो इस तरीके से एरिस्टोटल gave classification system for the first time. यानी 322 बिफोर क्राइस्ट, यानी कितना साल हो गया आज 2025 और उसमें 300 जोड़ दीजिए 2300 साल पहले, मतलब करीब करीब 2500 साल होना जा रहा है जो हम ऑर्गेनिजम्स को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। 322 बीसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगभग इसी के आसपास उनकी डेथ हुई होगी, इसीलिए प्लांट और एनिमल दो पार्ट में बांट के पढ़े। फिर प्लांट को उन्होंने देखिए कितना इंपॉर्टेंटली, कितना इंटरेस्टिंगली 3 पार्ट में बांटा। एक को कहा हर्ब, एक को कहा श्रब और एक को कहा ट्रीज। और आज भी हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। छोटे पौधे को, एकदम छोटे पौधों को हम लोग हर्ब कहते हैं, कहते हैं ना ये हर्बल है, हर्बल टी है, लाइक दैट। श्रब कहते हैं झाड़ी को, बुशेस, तो झाड़ लग गया है, श्रब उसको कहते हैं। और ट्री, बड़े बड़े पेड़, जैसे बैनियन ट्री, जैसे आपका मैंगो ट्री एटसेट्रा। तो अब एक बात बताइए, अड़हुल के पौधे को या पेड़ को क्या कहेंगे? हर्ब तो नहीं कहेंगे। श्रब और ट्री के बीच में हेज, समझते हैं? हेज पहले के जमाने का जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होता था, या उतना दूर क्यों जाए, जितने भी बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं, वहां देखिएगा पेड़ को काटकर ये बाउंड्री बनाते हैं, इस जगह से ऐसे, तो झाड़ी की तरह उगता है, वो भी श्रब है और बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए उसको और उसके साथ कांटा तार जोड़ के बहुत अच्छे से बाउंड्री बना सकते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, आदमी तो क्रॉस नहीं कर सकता आसानी से, जानवर घुस जाते हैं, राइट? पेड़ पौधे के बीच में से जानवर नहीं निकल जाएगा, बिल्ली तो घुस ही जाएगी, कुत्ता तो घुस ही जाता है। एनीवे, तो कहने का मतलब है श्रब छोटे पेड़ पौधों को कहते हैं और ट्रीज बड़े बड़े हो, पेड़ जिसको कहते हैं। आज भी हम लोग उसी चीज को हिंदी में भी उसी चीज को बोलते हैं, पेड़ है, झाड़ी है, और उसको क्या बोलते हैं? पौधा बोलते हैं, पौधा बोलने की कोशिश करते हैं, तो छोटा वाला है हर्ब जो है। जैसे तुलसी का, तुलसी को क्या कहेंगे? बैसिल को श्रब या हर्ब? हर्ब, छोटा है। अड़हुल के पेड़ के बराबर है क्या? नहीं, हर्ब कहेंगे एटसेट्रा। तो ये उन्होंने सिंपल ऑब्जर्वेबल मेथड्स के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना शुरू किया, तो प्लांट को इस तरीके से बांटा। एनिमल के लिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग काम किया। पहले के जमाने में, उस जमाने में आदमी शिकार करके खाता तो था ही, तो मारने के बाद कुछ जानवर में से रेड कलर का ब्लड निकलता था, कुछ को मारने के बाद ब्लड तो निकलता था, लिक्विड तो निकलता था, बट इट वाज नॉट रेड। जैसे कॉकरोच तो उस जमाने में भी हुआ करता होगा, मारने के बाद कॉकरोच में से कहाँ रेड कलर का ब्लड निकलता है, पर फ्लूइड तो निकलता है। तो ये मक्खी मारे हैं, बहुत अच्छा, ये तो कीजिए। एनीवे, मक्खी अगर मर गई और वो अगर मसला आ गया, एकदम मसल देते हैं, गलती से अगर ऐसा कुछ हो गया, यू विल फाइंड दैट देयर इज नो रेडिश पिगमेंट। उसी तरह से और भी आप दूसरे इंसेक्ट्स को देखेंगे, जैसे स्कॉर्पियो है, अगर वो क्रश हो गया, नहीं होगा। बटरफ्लाइज है,
कई बार होता है क्रश हो जाता है, कोई रेड कलर का मटेरियल नहीं निकलता। फ्रॉग में ना होगा नहीं, क्या बात करते हैं, फिश में होता है तो फ्रिक से एडवांस है वो। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर के आधार पे एनिमल्स को दो पार्ट में बांटा। एक, दोज विथ रेड ब्लड, और दूसरा दोज विदाउट रेड ब्लड। इस तरीके से उन्होंने अपने जमाने में जितना पॉसिबल हो सकता था बेहतरीन इस्तेमाल करके जजमेंटल वे में क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, जस्टिफाइड वे में आई मीन क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाया कैरोलस लिनस ने। देन कैरोलस लिनस Carolus Linnaeus for the first time used scientific methods for classifying organisms. In 1758, he gave two kingdom classification system. अगर इस ईयर को देखें, आज से कितना साल पहले, 58 हटा दीजिए, 23 और 25 हटा दीजिए, 1700 इधर 2000, 300 साल हो गया। तो आज से लगभग 300 साल पहले क्लासिफिकेशन साइंटिफिक वे में हमारे सामने आना शुरू हुआ, और दोनों के बीच में गैप देखिए जो वो हो गया 2300 साल पहले की बात है, और ये 300 साल पहले की बात है। यानी कितना साल बीत गया, 2000 साल तक हमारे बायोलॉजिकल साइंस में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इतना पिछड़ा रहा हमारा बायोलॉजिकल साइंस। और सब किसके पीछे ज्यादा लगे हुए थे, सबसे ज्यादा डेवलप तो केमिस्ट्री किया, और उसके बाद इधर अराउंड 1900 टू 2000 यानी 100 साल में फिजिक्स जितना तेजी से डेवलप किया है, 100 साल में फिजिक्स बहुत तेजी से डेवलप किया है, और बायोलॉजिकल साइंस 50 साल में बहुत तेजी से डेवलप, एंड दैट टू आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1953। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस एक नए दिशा में चल पड़ा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया, तब हम इंटीग्रेशन करने लगे बायोलॉजी में दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स का, और तब इंटरडिसिप्लिनरी साइंस आना शुरू हुआ। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आया, जेनेटिक्स आया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आया सन 2000 में, और अब तो कितने सारे आ गए हैं। बायोफिजिक्स आया, तो बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोकेमिस्ट्री तो बहुत सालों से है। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री की नजर से बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स की नजर से बायोफिजिक्स, बायोलॉजी मैथमेटिक्स की नजर से बायोस्टैटिस्टिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। बायोलॉजी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी नजर से बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझ गए, ये सब नए नए इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस खुले बायोलॉजी में,
और इसीलिए आज तो आईआईटी में भी बायोलॉजिकल साइंसेज में भयानक रिसर्च होता है, धुन के टू द लिमिट। इसलिए ये मत सोचिए कि आप इंजीनियर नहीं है तो आईआईटी में नहीं जा सकते, यू कैन डू इवन विद बायोलॉजी। और आईआईटी खड़गपुर प्रोबेबली इंडिया का पहला आईआईटी होगा जो मेडिकल कॉलेज भी खोलने का परमिशन ले चुका है, आने वाले दिनों में वो शुरू भी कर लेगा। मेडिकल साइंस से ऑलरेडी बहुत सारा काम आईआईटी खड़गपुर में होता है। मेरा एक फ्रेंड था कि वो था शायद बायोमेडिकल रिसर्च या कुछ ऐसा था, उसमें डॉक्टर्स विथ अपने +2 में जो मैथ्स रखा है उन्हीं लोग को वो एंट्रेंस देना था। तो वो मैथ्स भी पढ़ा था, बायो भी पढ़ा था, मतलब एक्सेप्शन था, पीएमसीएच में पढ़ता था। तो वो क्वालिफाई किया था। वो तब हमको पता चला कि अच्छा वो मतलब आईआईटी जो है डॉक्टर्स के साथ भी कुछ कोर्स वर्क तैयार किए हैं जो उसको पढ़ते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाउ। तो आईआईटीज में भी आप जा सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस से। गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, वो लाइफ साइंस अलग से है उसमें। तो बायोलॉजिकल साइंस में जो एमएससी है या अप्लाइड कोर्सेस में ग्रेजुएट हैं, जैसे बी फार्म किए हुए हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर साइंस से हैं, या इस तरह का जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है उसको आप किए हुए हैं, या एमबीबीएस हैं, वो भी गेट दे सकते हैं। गेट लाइफ साइंसेस में होता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी में होता है, गेट एनवायरमेंटल साइंसेस में होता है। वो इंजीनियर्स देते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग भी उसमें अपीयर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग जहां पे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से, पर देखिए कैसे शुरुआत हो रही, कितना स्लो स्टार्ट था। 2000 साल बीत गया, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो चल रहा था, उसके बाद एक पहला साइंटिफिक बेस मिला कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग करके पढ़ेंगे, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी इसी तरह से 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही पढ़े, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल। ये तो अब आप लोग के कोर्स वर्क में ये सब चीज ऐड हुआ है। अब आप नए तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम पर रहते, हम लोग तो बहुत टर्स पर है। सो ही गेव 2 kingdom classification system. It was kingdom Plantae and kingdom Animalia. यहां से शुरुआत हुई किंगडम सिस्टम की। तो कैरोलस लिनस शुड बी गिवन द क्रेडिट फॉर दिस। यहां तक नोट कीजिए। ओके, सो नाउ इसके बाद इन्होंने जो काम किया दैट इज हाईली कमेंडेबल। कैरोलस लिनस को ही जाता है श्रेय इस बात का कि हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर जान पाए। कैरोलस लिनस का ही दिया हुआ है ना, स्पीसीज नेम एंड जीनस नेम, ये दोनों जोड़कर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये उन्हीं की देन है। तो बहुत अच्छा काम करके गए, पर उनके काम में कुछ डिमेरिट था। उस सबसे बड़ा डिमेरिट ये रह गया, आज हम लोग कहते हैं उसको डिमेरिट, पर उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस समय की बात की जा रही है 1758, उस समय हमारा माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं था। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये तो पता था, लेकिन कैसे होते हैं इसकी जानकारी के लिए हम लोग एक ही शख्स पे डिपेंडेंट थे, और वो थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। अब पूछिए क्यों, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वो पेशे से चश्माकार जिसको कहते हैं, लेंस मेकर थे।
तो जो लेंस बनाता है, लेंस का कॉम्बिनेशन भी तो जानता होगा। तो लेंस का कॉम्बिनेशन जानते थे और उनका एक हॉबी था कि तरह तरह के छोटी चीजों को देखना, कैसे हम देख सके, जो हमारे नजर से छुपा हुआ है उसको हम देखे कैसे। तो उनका इंटरेस्ट जगह दांत में क्या है, गाल में क्या है ना, पानी में क्या है, इन सबको देखे। जब छोटी चीजों को देखना शुरू किए तो वो फैसिनेट होते चले गए और उनको भी क्रेडिट जाता है बायोलॉजिकल साइंस को यहां तक लाने में। तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका डायग्राम वो बनाते थे। मतलब माइक्रो रात रात बिताते उसमें, माइक्रोस्कोप से देखते थे। उनका सेल्फ क्रिएटेड माइक्रोस्कोप था, उससे वो देखते थे और उसका चित्र बनाते थे, क्योंकि उसमें फोटोग्राफी तो था नहीं। तो जो डायग्राम बनाकर देते थे, दैट वाज एन एविडेंस कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है। इस तरीके से उनके कलेक्शंस थे और उससे हम लोग जाने कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। लेकिन उनकी सबसे एक कह लीजिए कंजर्वेटिव नेचर के कारण साइंस डेवलप नहीं कर पाया, बायोलॉजिकल साइंस। उन्होंने अपना सारा माइक्रोस्कोप डेडिकेट किया अपनी बेटी को, उनको विरासत पे देके गए। दुनिया को नहीं दिया उन्होंने, साइंटिफिक कम्युनिटी को नहीं दिया। और उनकी बेटी संजोग से वैसा शौक नहीं रखती थी, तो वो सारा चीज वैसे ही डंप हो गया। अगर वो साइंटिफिक कम्युनिटी को डेडिकेट करके जाते तो साइंस आज जहां है, बायोलॉजिकल साइंस आज जहां है, इससे पहले ही वहां पहुंचा हुआ होता। क्योंकि आप देखिएगा बायोलॉजिकल साइंस में मेन डेवलपमेंट होना शुरू हुआ सन 1900 के बाद। आफ्टर द ईयर 1900 the biological science triggered up, but before that it was moving like an snail movement उसको कहते हैं। कैसे घोंगा चलता है, धीरे धीरे चला फिर रुक गया, that was the kind of speed बायोलॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट। यही कारण था। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम जानते ही नहीं, सेल को जानते ही नहीं, सेल का स्टडी नहीं किए तो कैसे कुछ कह पाएंगे। इसीलिए कैरोलस लिनस भी यहाँ पे फंस गए। उनको नहीं पता था कि ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट में, आज हम उसको डिमेरिट में गिनते हैं, क्योंकि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को मिला दिया। कैसे? जितने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको प्लांट में डाल दिया। उसमें एक को एनिमल के साथ रखा, वो था प्रोटोजोआ। अब पूछिए क्यों प्रोटोजोआ को रखा? प्रोटोजोआ उसकी मीनिंग में ही उसका नेम छिपा है, मतलब नेम में ही आई मीन मीनिंग छिपा है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और जोआ मीन्स एनिमल। तो उन्होंने प्रोटोजोआ को एनिमल सोचा कि चलता फिरता एनिमल सिंगल सेलुलर है, इसलिए इसको एनिमल में रखो, और जो चलता फिरता नहीं है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया। बाद में जब पता चला कि नहीं, इनमें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जब सेलुलर लेवल पे और हम लोग स्टडी करने लगे, बायोकेमिकल लेवल पे स्टडी करने लगे, तो हम लोग को पता चला कि ये अलग है, और तब जाके नए नए किंगडम्स आने शुरू हुए। तो इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें हम लोग इसका डिमेरिट लिखें। डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम was that the protozoans were placed with animals the fungi, bacteria were placed with plants. The cyanobacteria were called blue-green algae. The single cellular prokaryotes
and eukaryotes were placed in the same group. ये डिमेरिट्स लिखते चलिए. तो धीरे धीरे जब साइंस डेवलप करने लगा, माइक्रोस्कोप थोड़ा डेवलप हुआ, लोगों को माइक्रोस्कोप का इंपॉर्टेंस पता चला और वो इसके बारे में पढ़ने लगे, इसका यूज करने लगे, तब मालूम पड़ा कि सिंगल सेलुलर्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है ना. और ये भी मालूम चला कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, मल्टीसेलुलर और सिंगल सेलुलर. तब जाके एक नया किंगडम क्रिएट किया गया. ये हुआ 1866. ठीक है. देन in the year 1866, the problem of placement of single cellular with multicellular organisms single cellular organisms with multicellular organisms was sorted by introducing a new kingdom called Kingdom Monera. Called Kingdom Monera. So, Monera included all the single cellular organisms. इसलिए मोनेरा में सभी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर लिया गया. यानी प्लांट में जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया था, बैक्टीरिया, उसको हटा दिया, किसमें डाल दिया? मोनेरा में. एनिमल में प्रोटोजोआ को डाल दिया था, उठा के किसमें डाल दिया? मोनेरा में. अब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मोनेरा किंगडम, तीन तो किंगडम हो गया. तो पहले किसको रखा जाना चाहिए, खुद बताइए. आप सिस्टमेटिक्स जानते हैं? नहीं, पहले मोनेरा आएगा ना. सिंगल सेलुलर बना होगा तभी मल्टी सेलुलर बना. तो देखिए सीक्वेंस तैयार हो गया. सिस्टमेटिक्स के आधार पे आप किसको पहले रखेंगे? किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमलिया. ठीक है. इस तरीके से एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हुआ
जो कि बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था कैरोलस लिनस का, और वो सिंगल सेलुलर के साथ मल्टी सेलुलर को प्लेस कर दिए थे, उनको कम से कम अलग कर दिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये देखा जाने लगा, अरे सिंगल सेलुलर में तो कुछ ऐसे हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और कुछ हैं जो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो नॉन न्यूक्लिएटेड अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका लाइफ स्पैन कम होता है। न्यूक्लिएटेड अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका लाइफ स्पैन अधिक होता है। फिर दोनों को एक साथ कैसे रखे, दोनों का तो बेसिक नेचर बदल रहा है। तब जाके फिर इस समस्या का भी समाधान किया गया और मोनेरा को फिर दो पार्ट में बांटा गया। एक तो मोनेरा ही रखा, एक नया उससे निकला, वो है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा को प्लेस किया गया मोनेरा के बाद, प्लांटी के पहले, ताकि इस प्रोटिस्टा में रखा जा सके सभी सिंगल सेलुलर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स को, और सिंगल सेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स को रख दिया मोनेरा। यानी अब बैक्टीरिया के लिए डेडिकेटेड सिस्टम हो गया किंगडम मोनेरा, और बाकी जितने प्रकार के सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स थे उनके लिए सिस्टम हो गया एक किंगडम, और वो था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, वहां तक लिख चुके, इधर मिटा दें। देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो इस तरीके से आप हिस्ट्री एलिमेंट खोजिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट खोजिएगा, तब जाके आप सभी चैप्टर को एंजॉय कर पाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको एक चीज बता दें, की टू सक्सेस क्या है? सिस्टमेटिक होना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जो ये काम कर लिया उसको किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप कुछ भी पढ़ें, सिस्टम से चलिए, ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये, तो आपको वो क्रम याद रहेगा। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रेन किसी भी चीज को चलते याद कैसे रखता है? सिस्टम में, एक ऑर्डर में याद रखता है। अब उसको हैफाजत दीजिएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगे, फिर बायोलॉजी पढ़े, फिर फिजिक्स पढ़े, फिर केमिस्ट्री पढ़ लिए, फिर फिजिक्स पढ़ लिए, फिर बायोलॉजी, अब ऑर्डर बदल रहे हैं, तो ब्रेन थक जाएगा, बोलेगा हम सोते हैं, आई एम डिफ्यूज्ड। लेकिन अगर एक सिस्टम से चलेंगे, डेली एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रेन उसका आदी हो जाएगा। पर उसमें एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हर दिन ऐड कीजिए, नहीं तो फिर ब्रेन बोर भी होने लगेगा। ये ब्रेन ही है जिसको आप ही को डील करना है। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट टास्क है? तो ब्रेन की फिनोमेना, ब्रेन के प्रॉपर्टी को समझते हुए ब्रेन से काम लीजिए। ये आप ही हैं जो आपको समझा रहा है कि हाँ ब्रेन से काम लेना है, और ब्रेन का ही पार्ट है जो आपको समझाना है ब्रेन से काम लेना है। कितना मजेदार बात है कि नहीं? दिस इज इट। इसीलिए देखिएगा, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है, वो हर एक टॉपिक में एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर लाता है। जैसे आपको फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे वेव मैकेनिक्स पहले, लाइट वाइट बाद में पढ़ाएंगे, पहले वेव मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सभी वेव्स हैं। तो आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं समझेंगे तो आप वेव कैसे समझेंगे? समझ गए? इसीलिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप जानेंगे, तब जाके आप वेव्स का स्टडी कर पाएंगे। फिर आप देखिएगा, लाइट दो तरीके से बिहेव करता है, एक पार्टिकल नेचर भी है उसका और एक वेव नेचर भी है। इसलिए लाइट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दो चीज पढ़ना होता है लाइट का, एक इसलिए लाइट का दो पार्ट होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रे ऑप्टिक्स बड़ा आसान है। एनीवे, हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे, यहाँ आए वापस। आपको यहाँ बताए हैं कि देखिए भाई, मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ, रीजन क्या था? सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर एक साथ आ गए। अब आगे बारी आई इन द ईयर, ये कब की बात है? यहां देखिए 1866। देन इन द ईयर 1938,
अच्छा ये बताएं किन्होंने ये कहा, इन द ईयर 1866 द प्रॉब्लम प्लेसमेंट was sorted introducing new kingdom by Ernest Haeckel. Then in the year 1938, ल्यूवेनहॉक, अरे उसका रोल था, वो माइक्रोस्कोपिस्ट थे, माइक्रोस्कोप बनाए थे। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हम माइक्रोबियल वर्ल्ड को जानते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हिम। और इसीलिए जो लिविंग सेल फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखने का जो श्रेय जाता है, उन्हीं को जाता है। रॉबर्ट हुक जो देखे थे वो तो डेड सेल था, वो कॉर्क था, उसी को उन्होंने सोचा ये सेल है। और सेल इसलिए कहा था, सेल होता है जेल, काल कोठरी, CLL सेल, ठीक है। तो वो जेल की तरह उनको लगा रही है, काल कोठरी जैसा दीवार जैसा चीज दिख रहा है, इसलिए उसको उन्होंने सेल कहा। बाद में हम अपनी कोशिका को सेल के ही नाम से जानने लगे। Then in the year 1938, the single cellular nucleated organisms were separated from the kingdom Monera and placed in a new kingdom Protista, created by Copeland। किस साल? 1938 में। किन्होंने? कोपलैंड ने। क्या किया? इंट्रोड्यूस किया किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक कितने किंगडम हो गए? 4। और आप सिस्टमेटिक्स के ज्ञाता हैं, तो आप बता सकते हैं सबसे पहले किसको रखा जाएगा, उसके बाद हाँ प्लांटी, उसके बाद प्रोटिस्टा क्यों रखे हम? इसलिए प्रोटिस्टा लाया गया क्योंकि सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट और सिंगल सेलुलर यूकैरियोट एक साथ आ रहे थे, यानी सिंगल सेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड और सिंगल सेलुलर न्यूक्लिएटेड एक साथ आ गए थे, और दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस था। लाइफ स्पैन का स्टाइल, लाइफ लीड करने का स्टाइल, मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म का स्टाइल सब अलग था, बहुत अलग है। उनमें ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें होता ही नहीं है। सारा खिचड़ी बना के साइटोप्लाज्म में ही फंक्शन कर लेता है, पर ये सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट सिस्टम लेकर आया है। ये ज्यादा डेवलप्ड है, इसका लाइफ स्पैन अधिक था और इसके लाइफ स्पैन कम है। और शायद आप लोग सब पढ़े भी होंगे, एमीबा आर द इमॉर्टल, दे डोंट हैव देयर नेचुरल डेथ, बट यू कैन नॉट से सो फॉर बैक्टीरिया। If amoeba don't divide, still it can live for long, but bacteria has to divide, have to divide, I mean bacteria plural है, bacteria have to divide to live, otherwise they will die.
The reason is they have a very limited lifespan of nearly 20 minutes to 30 minutes. The E. coli bacteria, which is very important for us, and it makes a very helpful flora in our intestine, that lives merely for 20 minutes. So within 20 minutes it has to divide into two, otherwise it will die. And since thousands of years it is staying in our intestine with a handful or good number of population. Until and unless it is present in the intestine. If it enters other area, then it is the most dangerous bacteria for you. It helps in assimilating food, and at the same time it prevents colonization of harmful bacteria in your intestine. That is more important. It prevents infecting agents to come over. But the thing is that if it enters any other area like the urinary tract, then it could be dangerous, it could be life threatening. Many people are dying because of that. This is the reason why women are said to be very much careful about their hygiene. Because if it enters their urinary tract, then it will become a menace for a long duration of time. And they are very sturdy, they can't go off easily. You cannot weed out them easily. The reason is what you are doing, what you are placing a medicine, it is coming into your blood and then enters the urinary tract. So sometimes what happens, the urinary tract infection, popularly called as UTI, becomes so dangerous that one has to be admitted in hospital so that they can be treated well. So one must be very careful about it. So it is helpful. At the same time, if it enters any other part of our body, then it is harmful. That I think I told you about, I will tell you this. Told you earlier, but tell you again in the kingdom Monera, how we can classify them on the basis of their cell wall and some capsulated materials, that which could be pathogenic to you and which could not be, or may not be, but pathogenicity would be associated with gram negative bacteria, but pathogenicity is hardly associated with gram positive bacteria. And surprisingly, this E. coli is gram negative bacteria. That is why we cannot mount our immune attack well over the gram negative bacteria. It is protected, prevented. So many things are there anyway. So we are here, Kingdom Protista, created by Copeland. Now it was the turn of the creator of 5 kingdom classification system, and he was R.H. Whitaker. R.H. Whitaker, 1969. He proposed 5 kingdom classification system. Before him,